अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर नीलेश भैया। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग का ये अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर है। और हमने देखा है पिछले 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। और हमने देखा है कि जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी करती है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसमें फंसते हैं। तो इस वीडियो में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट, जी हाँ मेरे दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप इस साल जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आप लोग का क्या किया गया है कि पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जिसमें शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। तो चूंकि ये ओएमआर शीट कैसे भरते हैं इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या चैनल पे भी, चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि ओएमआर शीट कैसे भरे, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले कहूंगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो देखो, आप लोग का जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, फिर बताना चाहूंगा, उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। उसके बाद 50 मार्क का और एग्जाम होगा सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें संदर्भ, व्याख्या, निबंध यानी जो प्रश्न होते थे उनका मतलब प्रश्न रहेगा और उनका आंसर आपको कॉपी पे लिखना होगा। आपको साथ में कॉपी भी मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का पेपर होगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हो। जो फर्स्ट प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन की भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। चार्ट है, ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है इसका फर्स्ट का वो सेकेंड है, द्विवेदी युग। जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि द्विवेदी युग की समय सीमा है, तो इसकी समय सीमा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो द्विवेदी युग है इसकी समय सीमा 1900, ठीक है, से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे तो कुछ 1-2 वर्षों का फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कि द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1922 ईस्वी के बीच मानी जाती है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहीं पे प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि चिंतामणि किस विधा पे, किस विधा की रचना है। सिंपल। तो देखो चिंतामणि भाई आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसकी उन्हीं द्वारा लिखी गई है चिंतामणि। और जो निबंध विधा की रचना है तो ये दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, यहाँ पे थर्ड देख सकते हो आप लोग। थर्ड क्या है कि गबन किसकी रचना है। भाई गबन, ठीक है, गोदान, ये किसकी रचना है। काफी फेमस रचना है, आप सब लोग जानते हो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पूछ ही दिया कि शुक्ल युग की समयावधि है। जो शुक्ल युग है उसकी समयावधि मतलब कब से कब तक मानी जाती है, ठीक है। तो देखो जो शुक्ल युग की समय अवधि है, चूंकि हमने ऊपर द्विवेदी युग का देखा, ठीक है। यहाँ शुक्ल युग या जिसको हम लोग क्षयवादी युग भी बोलते हैं, इसको लगभग 1900 से 1938 इसके बीच माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बी वाला, ठीक। चलो ये उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथे के बाद पांचवा, ठीक है। देखो यहाँ पांचवा प्रश्न क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पे किस विधा की रचना है। देखो ये नीड़ का निर्माण फिर और एक आप लोग याद रखिएगा, क्या भूलू क्या याद करूं, ठीक है। क्या भूलू क्या याद करूं, क्या याद करूं, ये दो रचनाएं हैं। क्या भूलू के याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दो जो रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। और किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, पांच नहीं, पांच तो हमने देख ही लिया। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। सबसे पहले तो ये प्रिय प्रवास एक काफी बड़ी रचना है, इसको किसने लिखा है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, ठीक है। क्या किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
देखो ये जो अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है प्रिय प्रवास, ये हिंदी साहित्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और ये मतलब प्रथम महाकाव्य कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, लिखने वाले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखो आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, मैं इसलिए ये सब चीजें बता देता हूँ कि आपको इस पे मतलब ज्यादा नजर रहे। ठीक है, तो सिंपल आपको यही याद रखना है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और किस युग की है, तो सिंपल फर्स्ट द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है। चलो अगला हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मधुशाला। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मधुशाला, ऊपर हमने और 2 रचनाएं देखी, एक मतलब क्या भूलू के याद करूं और नीलकणी मार्फिट, दोनों के लेखक कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। और ये जो मधुशाला है इन्हीं की रचना है, काफी फेमस रचना है। चलो इसके बाद 7वें के बाद हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। 8वां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है, काफी फेमस रचना है, आप जानते ही हो भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण या मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 का सेकंड ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चल उसके बाद 8 के बाद 9 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल कब से कब तक मतलब है या कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 9 के लिए। ठीक है, कि सन 1843 अब तक, या ये आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, लेकिन इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। जो 1843 तक से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है और इसको कई पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक, चलो 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, मतीराम किस युग के कवि है। सिंपल आप लोग याद रखिएगा, जो मतीराम है, ठीक है, वो आप लोग के रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। चलो 10 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो ये 10 नंबर तक जो प्रश्न था ये आप लोग का हिंदी की गद्य और पद्य से प्रमुख लेखक उनकी विधाओं से संबंधित सब प्रश्न था। और 10 के बाद जो आगे के 10 प्रश्न होंगे वो अब आप लोग के ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण एक तरह से बोल सकते हो, उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। और जितने भी पहले आप लोग पीछे का पेपर निकाल कर देखो, उसमें जो रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव शब्द परिवाची शब्द शब्द रूप धातु रूप सब पूछा करता था, उससे अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पूछेगा। ठीक है, तो चलो ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे हास्य रस का पहले परिभाषा और उदाहरण पूछा करता था, लेकिन अब देखो इससे ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो सिंपल, तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव है। देखो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है भाई, हास्य रस जिससे हंसी, मतलब ऐसा रस जिससे हमें हंसी उत्पन्न हो। ठीक है, तो सिंपल हास्य होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। जैसे अगर वीर रस पूछ दे कि वीर रस का अस्थाई भाव, तो वीरता होगी, सिंपल। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ देखो ये काफी इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनऊ लिखा है ना, मनऊ ये शायद है, मनऊ नीलमणि शैल पर आतप लिखा है, आतपू प्रयोग अब प्रकाश लिखा है, शायद प्रभात होगा, नहीं प्रकाश ही है। ठीक है, आप तो प्रयोग प्रभात। ये आप लोग का 10th की जो बुक है ना उसमें पद्य भाग में ये मुझे याद नहीं आ रहा है किस चैप्टर में, लेकिन किसी एक चैप्टर में ये दी हुई लाइन है। अब इसमें हमें अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं अलंकार पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल आप लोग इस लाइन में आप लोग सीधे मतलब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, सोहत ओदय पीठ पट श्याम सलोने गात मनु निर्मल शैल पर आत्म प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग देखो यहाँ 13 नंबर देख लेते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। देखो आपका 2 पहले आता था, एक रोला आता था, ठीक है, और एक शोठा आता था। ये निश्चित होता था प्रश्न 2 मार्क में। ठीक है, इनमें से किसी एक का आप लोग को परिभाषा लिखना होता था और उसका एक उदाहरण लिखता होता था, लेकिन इस बार इनसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो यहाँ रोला से बना गया है, पूछ क्या रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखो रोला चरण में ये चरण क्या होते हैं इसको देखो। हम आप लोगों ने कहीं ऐसे लिखा होगा, देखा होगा कि देखो ऐसे लिखा होगा कुछ लाइन फिर कामा और फिर ऐसे। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर एक लाइन फिर कामा फिर ऐसे, और यहाँ 2 डंडियां होंगी। ठीक है, डंडी भी न रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये जो है इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकंड चरण बोलते हैं, इसको थर्ड चरण बोलते हैं, इसको फोर्थ चरण बोलते हैं।
तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। सिंपल, हाँ 4 चरण होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चरण। अब इन चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है कि पहले चरण में कितनी, दूसरे में, तीसरे में, चौथी में। तो चलो वो हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि आकर्षण, जो आकर्षण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, हमें उपसर्ग पूछ रहा है आकर्षण शब्द में। तो देखो पहले ही आप शुरू में आ देख रहे हो, और उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगा हो। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 4th नंबर आ। ठीक है, चलो अगला, इसके बाद हम लोग 14 के बाद 15 नंबर देख लेते हैं प्रश्न, और ये आप लोग के प्रत्यय से रिलेटेड है। आप बोल रहे हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। देखो भाई, प्रत्यय के कोई स्पेसिफिक भेद तो नहीं, लेकिन इसके निम्न 2 भेद